साथियों, कई लोगों के फोन आते हैं कि विषम परिस्थितियों के कारण, आर्थिक हालातों के चलते या फिर लोन के दलदल में फंस जाने के बाद जब व्यक्ति को अपने सिविल स्कोर की चिंता खाई जाती है और उसे लोन भी रीपे करने, लेकिन स्थिति ऐसी है कि उसके पास खुद का घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, उसकी मासिक आमदनी से ईएमआई कई गुना ज्यादा हो जाती है। ऐसी स्थिति में इंसान सोशल मीडिया पे जाता है और लोन डिफॉल्ट से संबंधित वीडियो देखता है और जो नंबर मिला उस नंबर पे फोन करके अपनी समस्याओं को वो साझा करते हैं। अब बात यह है कि वह व्यक्ति लोन भरना भी चाहता है और स्थिति यह है कि उसके पास पैसा भी नहीं है, उसके पास कोई चल अचल संपत्ति नहीं है कि जिसको बेचकर जिसका वह लोन का सेटलमेंट कर पाए, निस्तारण कर पाए। लेकिन फिर भी वो चाहता है कि जिसका लिया है उसको देना है। और कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि जिसका लिया है उसका देना है तो रास्ते भी निकलते हैं, और ये रास्ते निकालती है स्वयं बैंकिंग यानी कि एनबीएफसी कंपनियां। लेकिन वो वास्ते किस रूप से निकलते हैं यह सोचना भी लाजमी है। साथियों, जब कोई व्यक्ति लोन के दलदल में फंस जाता है तो लोन के दलदल में यूं ही नहीं फंसता है, वह पर्याप्त हाथ पैर मारता है, वह कोशिश करता है कि उसके लोन की एक ईएमआई बाउंस ना हो, उसे किसी रिकवरी एजेंट का फोन नहीं आए, कोई उसके घर पर आकर बदसलूकी नहीं करे, और यहां तक कि कई लोग तो ये भी नहीं चाहते हैं कि उनके घर वालों को ये मालूम पड़े कि वो लोन डिफॉल्टर हो चुके हैं या उनके ऊपर मल्टीपल लोन हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब किसी इंसान के ऊपर 2, 4, 10, 20 लोन हो जाए और वह सिविल स्कोर की चिंता करते हुए, रिकवरी एजेंट का हरेसमेंट सोचते हुए लोन पर लोन लेकर लोन भरता है और एक समय ऐसे गर्त के अंदर चला जाता है जहां से बाहर निकलना उसको असंभव सा लगता है। लेकिन उसकी मंशा नेक है, वह कंपनियों को पैसा देना चाहता है, जो लिया है वो देना है, लेकिन दे तो दे कहां से, क्योंकि उसके पास तो कोई फंड ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब आपके ऊपर लाखों रुपए का कर्ज हो चुका है, आपके पास कोई चल अचल संपत्ति नहीं है कि जिसको बेचकर आप लोन का निपटारा कर पाए, आपके ऊपर 10, 15, 20 एनबीएफसी कंपनी का कर्जा चढ़ चुका है और अब आपको लग चुका है कि अब अगले महीने से मैं लोन नहीं भर पाऊंगा, मैं डिफॉल्ट हो जाऊंगा, या जो डिफॉल्ट हो चुके हैं वो भी। आज का वीडियो उनके लिए है कि वास्तव में वो पैसा देना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो देने की नीयत रखते हैं। ऐसी स्थिति में एक प्रायर नोटिस और एक इंटीमेशन लेटर और लोन का खुद ब खुद सेटलमेंट। कारण क्या है? कारण यह है कि आप किन परिस्थितियों में हो। आप क्या करते हो कि जब भी किसी रिकवरी एजेंट की आपके घर पे विजिट होती है, अब आप उसको कोविड से लेकर, नोटबंदी से लेकर, जीएसटी से लेकर अब तक की कहानी सुनाने लग जाते हैं, जिसको उस कहानी से कोई मतलब नहीं है। आपकी कहानी ऊपर पहुंच ही नहीं रही है। अब आपको रिकवरी के कॉल्स आते हैं तो वो रिकवरी कॉल्स डिपार्टमेंट है, वो आपकी बात सुनेगा, जी सर, हाँ सर, यस सर, नो सर, बस यही चीजें चलती रहेगी। बस उनका काम एक ही है कि वो आपको कहेंगे किसी तरह आप एक ईएमआई भर दो, बाकी हम आगे देखते हैं। और उन्होंने आपसे एक ईएमआई भरवा दी, बात खत्म। लेकिन आप कई बार सोचते हो कि हम मेल पे मेल करते रहे, और कई लोग कई एडवोकेट्स के पास भी जाते हैं तो वो भी उन्हें कहते हैं देखो इस मैटर में कुछ नहीं हो सकता है, आप तो मेल करो। अरे भाई, मेल करने से ही समस्याओं का समाधान होता ना, तो दुनिया में हर व्यक्ति मेल ही खेलता। अब ऐसी स्थिति में जब आपको लग चुका है कि लोन डिफॉल्ट हो चुका है, लोन भरने की कोई स्थिति बची नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको एक अनुभवी एक्सपर्ट एडवोकेट की राय लेकर आपको कंपनी को एक प्रायर नोटिस भेजना चाहिए
चाहे आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका है या होने वाला है। उस डिफॉल्ट लोन के बारे में आप अपनी डिटेल जानकारी लिखें। आपने ऑनलाइन लोन लिया है तो एनबीएफसी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, और यदि आपने ऑफलाइन लोन लिया है तो ब्रांच ऑफिस को भी उस लेटर की कॉपी भेजें। जो आप रजिस्टर्ड प्रायर नोटिस भेजते हैं 1, 2, 3 करके, तीनों ही बैंक्स का मतलब उस बैंक का कॉर्पोरेट ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस और ब्रांच ऑफिस का नाम आ जाएगा, उनके नाम पते आ जाएंगे। आपकी तरफ से नोटिस जाएगा जिसमें आप लोन अकाउंट नंबर, लोन अमाउंट, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड की डिटेल और आपकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन, आपके जो भी इश्यूज चल रहे हैं, आप उसको उसमें क्लियरली लिखें कि आखिर किन कारणों से आप उनके एक सम्मानित ग्राहक रहते हुए भी अब आप डिफॉल्ट की श्रेणी में जा रहे हैं, और उनसे आपके लोन कंडीशन के आधार पर आप लोन मोरेटोरियम, लोन रिस्ट्रक्चर या जो भी रिलीफ आप चाहते हैं उस संदर्भ का आप नोटिस भेजें। मैं ये भी कहता हूं कि आपके नोटिस का एनबीएफसी द्वारा एक ही प्रत्युत्तर आएगा कि हमारे पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। उनके मात्र कह देने से कुछ भी नहीं हो जाता है। आपने प्रायर नोटिस दिया, आपका लोन डिफॉल्ट हो गया, आपके पास चक्कर काटने शुरू हो गए रिकवरी एजेंट्स। अब आपके पास इंटीमेशन लेटर है जिसमें कि क्लियरली ये चीज मेंशन की है कि आपने कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, ब्रांच ऑफिस को एक रजिस्टर्ड नोटिस दिया हुआ है, उसका जवाब आना बाकी है, जवाब बाकी है, या उसके बारे में कॉग्निजेंस लेना है। कहने का मतलब ये है कि रिकवरी एजेंट को आपने लेटर पकड़ा दिया, इंटीमेशन लेटर, ध्यान रखें वो नोटिस नहीं है, इंटीमेशन लेटर है जो अलग से बनता है। रिकवरी एजेंट को टारगेट होता है कि यदि वह आपके घर आया ना तो वो कुछ लेके जाए, कुछ वसूली करके जाए, वह अपने अधिकारियों को जाकर जवाब दे सके, इसके लिए जरूरी है इंटीमेशन लेटर। और कोई व्यक्ति आपके इंटीमेशन लेटर को नहीं समझ पाता और कहता है कि नहीं आपका कोई लेटर हमारे ब्रांच ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस को मिला ही नहीं, तो आपको उसको नोटिस दिखाने की जरूरत नहीं है। आप केवल पोस्ट ऑफिस की रसीद दिखाए, भाई इस तारीख को भेजा है, वो कहीं नोटिस दिखाओ। तो सीधी सी बात है कि अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय है और रजिस्टर्ड पर्सन है तो अपनी कंपनी से पता लगा, हमारे द्वारा इसकी जानकारी आपको नहीं दी जाएगी, और दूसरी बार आपको यहां फटकने की जरूरत नहीं है। अगर वो बदतमीजी से बात करे, आपकी शराफत उनको ये अधिकार देती है कि वो आपके ऊपर दोष जमाए, इसलिए थोड़ा सा शराफत का चोला भी आपको निकालकर छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने प्रायर नोटिस दे दिया तो और इंटीमेशन लेटर रिकवरी एजेंट को दे दिया, यानी कि रिकवरी का मामला जो है ना वो खत्म हो गया। अब ऐसी स्थिति में कॉल्स तो आपकी मर्जी, आप उठाओ नहीं उठाओ। अब प्रायर नोटिस अगर आपने दे दिया ना तो उस प्रायर नोटिस का कंपनी कभी भी कलमवार जवाब जो टॉपिक्स होते हैं उसके अनुसार दे ही नहीं पाती है। उनके पास एक रटाया फिक्स फॉर्मेट है, वो आपको भेज देगी। तो यहां पर ही एनबीएफसी कंपनी मात खाती है। कई एनबीएफसी कंपनियां तो आपके उस नोटिस को दरकिनार करते हुए सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट और आर्बिट्रेशन एक्ट की कार्रवाई कर देती है। तो ध्यान रखिए, आपका जो प्रायर नोटिस है ना वही आपको आर्बिट्रेटर से डिफेंस कर देगा, और जब आप आर्बिट्रेटर का रिप्लाई देंगे ना उसी रिप्लाई में आपके प्रायर नोटिस का हवाला होगा कि हमारे द्वारा इस दिनांक को आपको प्रायर नोटिस भेजा गया था जो आपको इस तारीख को मिल गया है। आपके द्वारा इसका विधिनुसार जवाब न देते हुए आपने आर्बिट्रेशन नोटिस जारी कर दिया। अब उसका ऑब्जेक्शन निम्नानुसार है, आपने उसका ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया। फिर भी आप एक चीज देखेंगे कि आर्बिट्रेशन का नोटिस जारी होने के बाद भी आप उसका रिप्लाई भी देते हो तो भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देते हैं। अब आर्बिट्रेटर की हियरिंग डेट आपको भेज दी जाती है, नोटिस आ जाता है। आप आर्बिट्रेटर को खुला लिखें कि आपको इस चीज की जानकारी नहीं है कि कंपनी ने जब मुझे आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने का नोटिस भेजा या आर्बिट्रेटर चूज करने का नोटिस भेजा या कंपनी के एडवोकेट के जरिए जब मुझे आर्बिट्रेशन की कार्रवाई का नोटिस भेजा, उसी समय मुझे द्वारा उनको आपत्ति भेज दी गई है। उसके बावजूद उन्होंने आपको आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिया। यह कि आप भली भांति जानते हैं कि मध्यस्थता अधिनियम के अंतर्गत किसी मध्यस्थ का चुनाव, किसी आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट केवल और केवल दोनों पक्षकार की सहमति से होता है। इसके अलावा कुछ क्लोज और है जो ऑब्जेक्शन में ऐड होते हैं और आप खुला लिख सकते हैं। इसका
इसका सीधा सा अर्थ है कि उनके द्वारा आपको मेरी आपत्ति का हवाला दिया ही नहीं गया। अगर आपत्ति का हवाला दिया गया तो आप स्वयं एक विद्वान अधिवक्ता रहे हुए हैं। यदि कोई रिटायर्ड जज है तो आप सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको तो पूर्ण ज्ञान है, विधि का, कानून का पूर्ण ज्ञान है। तो आप कानून की अवहेलना करके तो फिर आप आर्बिट्रेटर रह ही नहीं सकते हैं और अवार्ड पारित कर ही नहीं सकते हैं। और यदि कोई ऐसा अवार्ड आप पास कर भी देते हैं तो वह एग्जीक्यूट हो भी नहीं पाएगा हमारी जिला न्यायालय या हमारे सिविल न्यायालय में आकर। तो साथियों, जो प्रायर नोटिस है ना, इस प्रायर नोटिस की भूमिका न केवल रिकवरी एजेंट्स के लिए रहेगी अपितु रिकवरी कॉल्स के लिए भी रहेगी। इसके अलावा सेक्शन 25 के लिए भी रहेगी, 130 NI एक्ट के लिए भी रहेगी। कंपनी जब आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजती है उसके लिए भी रहेगी। और इसके अलावा जब आर्बिट्रेशन अपॉइंट करने से पहले आर्बिट्रेटर चूज करने का जो नोटिस दिया जाता है उसमें भी उसकी भूमिका रहेगी। आर्बिट्रेटर हियरिंग का आपको नोटिस आता है उसमें भी उसकी भूमिका रहती है। यदि आर्बिट्रेटर इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करके यदि आर्बिट्रेटर अवार्ड पास कर देता है तो उसके बाद भी आप उसका ऑब्जेक्शन उसके बाद भी कंपनी को भेज सकते हो और उसके बाद उसकी अंतिम भूमिका आएगी। यदि आर्बिट्रेटर अवार्ड को गलत तरीके से कंपनी एग्जीक्यूट करने के लिए आपके जिला न्यायालय में लाती है तो वहां उन दस्तावेजों को जब पेश करेंगे ना तो आर्बिट्रेटर अवार्ड एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, एक प्रायर नोटिस यदि आप भेजते हो तो उस प्रायर नोटिस के बेस पर, एक इंटीमेशन लेटर के बेस पर, नोटिस के रिप्लाई, आर्बिट्रेशन के रिप्लाई के बेस पर आप ये मान के चलना 2 से 3 माह के अंदर आपका लोन सेटलमेंट हो जाएगा। और सेटलमेंट हमेशा मूल राशि में होता है। सेटलमेंट, कई बार लोग कहते हैं हमको कॉल करते हैं, सर हमको लोन सेटलमेंट करना है, आप लोन सेटलमेंट करवा दीजिए। अरे भाई, आप इस चक्कर में मत पड़िए। लोन सेटलमेंट के नाम पर फर्जीवाड़ा करके लोग आपसे 5%, 10% की फीस ले लेंगे। कभी भी लोन सेटलमेंट के लिए आप ऑफर नहीं करेंगे, बैंक खुद आपको ऑफर करेगी। जब बैंक को लगता है कि व्यक्ति का प्रायर नोटिस आ गया, रिकवरी का मैटर फेल हो गया, सेक्शन 25 में एक EMI का केस कर सकते हैं लेकिन वो लंबा चलता है, 138 NI एक्ट में केस करने के लिए चेक नहीं है, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई पे ऑब्जेक्शन आ गया तो रिकवरी का अधिकार बचा क्या। जैसे नवंबर का महीना चल रहा है, अगर आपकी नवंबर की बाउंस हुई, दिसंबर की बाउंस हुई, जनवरी की बाउंस हुई, 3 महीने अगर आपकी EMI बाउंस हुई, लोन आपका NPA हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में वैसे भी फरवरी और मार्च का टाइम NBFC की क्लोजिंग का होता है। और एक बात ध्यान रखना, NBFC को आपके घर के सामान में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो कैसे भी करके अपनी राशि को प्राप्त करना चाहती है। और यही कारण है कि मामूली राशि पर लोन सेटलमेंट हो जाते हैं। और मैक्सिमम लोन सेटलमेंट जो होते हैं ना वो फरवरी और मार्च महीने में होते हैं। तो मेरा कहना यह है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप इनका पैसा चुकाएं, लेकिन आप ऐसी कंडीशन में फंस चुके हो कि न तो आप लोन भर पा रहे हो, नए लोन लेने पड़ रहे हैं आपको, नए लोन लेके लोन चुकाना है, आप हरेसमेंट के शिकार हो रहे हो। तो ऐसी चीज में आपको ये भी नहीं सोचना है गवर्नमेंट सर्वेंट हो, उनके लिए भी हमने एक वीडियो पोस्ट कर रखा है। यदि आप डिफॉल्टर हो, यदि रिकवरी एजेंट आपके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, यदि आप तनाव में आ रहे हो, यदि आप डिप्रेशन में आके कुछ गलत विचार अपने मन में ला रहे हो, तो यहां से आपको बाहर निकलने की आवश्यकता है। आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुला कहता हूं, एक प्रायर नोटिस और एक इंटीमेशन लेटर, ये 2 चीजें आपको निकाल देगी लोन के दलदल से। और लोन सेटलमेंट, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, कई लोग कहते हैं सर पैसा ही नहीं, लोन सेटलमेंट क्या करेंगे। अरे भाई, आप महीने की 50,000 की जो EMI भर रहे थे, आप ये मान के चले कि 3 महीने बाद आपका 1.5 लाख रुपए आपकी जो EMI बचा है, आप उसी के अंदर एक लोन को सेटल कर सकते हो। लोन को अगर यदि आप नेक मंशा के साथ सोचोगे ना तो सारी चीजें होती जाएगी। वैसे साथियों, लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों को लेकर हमारे YouTube चैनल पर ढेरों वीडियो है, आप उनको देख सकते हो। आपके मन में कोई सवाल है तो आप कॉल बुक करके आप बात भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, किसी एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट से मिलकर आपको कंपनियों को प्रायर नोटिस देना चाहिए। कई एडवोकेट्स आपको ये कहते हैं कि जब नोटिस आएगा तब देखेंगे, नहीं। यदि आप वाजिब हो, आप जेन्युइन डिफॉल्टर हो, तो आपको प्रायर नोटिस देना चाहिए, इंटीमेशन लेटर बनवाना चाहिए, नोटिस के रिप्लाई करने चाहिए, हर चीज का आपको रिप्लाई देना चाहिए। तो आप यकीनन पाओगे। यदि अभी की स्थिति है ना, आप देख लेना, फरवरी मार्च से पहले आपके लोन सेटलमेंट नहीं होते ना, तो हमें बोल देना। साथ ही इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,
जय मेवाड़। मेवाड़ इसलिए कि उदयपुर से हो। धन्यवाद।